हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 77, जिसमें जीके जीएस साइंस करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है। पूछा गया आपसे, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 140। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक 140 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है, जो कि प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, तथा बाल लिंगानुपात 919 है। तो इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 2001 में। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है तथा इसकी 2 खंडपीठ है, जो कि ग्वालियर और इंदौर में स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद रफी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी संस्था संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राज्यसभा। राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, शेर खान ने किसे चौसा के युद्ध 1539 और कन्नौज के युद्ध 1540 में हराकर ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है, शेर खान ने इनमें से किसे चौसा के युद्ध 1539 और कन्नौज के युद्ध 1540 में हराकर ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, हुमायूं। शेरशाह ने चौसा युद्ध और कन्नौज युद्ध में हुमायूं को हराया था और ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी को शेर खां के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था और इसका जो मकबरा है वह सासाराम में स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, भूपृष्ठ का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, 70 से 80%। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 71% भाग जल क्षेत्रफल से तथा 29% भाग स्थल क्षेत्रफल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह 3:7 है। तो इसे भी आपको याद रखना है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 244(1). भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 तथा अनुच्छेद 244 का में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है। पूछा गया आपसे, 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सा युद्ध स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ के समान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, इंडिया गेट। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान मारे गए 82,000 शहीदों की याद में भारत की दिल्ली में युद्ध स्मारक बनाया गया। इसकी स्थापना 1921 में की गई थी और भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसका निर्माण इंडिया गेट के आसपास के क्षेत्रों में किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8,
किसे 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसे 1913 में नोबेल पुरस्कार और 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार तथा 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी, परंतु जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। देश में फलों के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे देश में फलों के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 7वां। देश के फलों के कुल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 7वां है, जबकि अमरूद उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 2रा है तथा सब्जी उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 3रा है। तो आपको याद रखना है, फल उत्पादन की बात की जाती है तो देश में मध्य प्रदेश का स्थान 7वां है और सब्जी उत्पादन में 3रा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? पूछा गया आपसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, एग्नेस कैलमेट को। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव एग्नेस कैलमेट को चुना गया है। इसकी स्थापना जुलाई 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। तो इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था और इन्होंने इसमें कांग्रेस का नेतृत्व किया था तथा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय व्यक्ति भीमराव अंबेडकर थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भूत के पांव पीछे निम्न में से किसकी रचना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भूत के पांव पीछे निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हरिशंकर परसाई। भूत के पांव पीछे हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध रचना है। हरिशंकर परसाई का जन्म होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। उनकी अन्य रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं तथा तब की बात और थी, यह प्रमुख थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? पूछा गया आपसे ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कोलकाता में। ब्लैक होल त्रासदी कोलकाता में घटित हुई थी। ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटित हुई थी। यह पुराने फोर्ट विलियम किले में बनी एक छोटी कालकोठरी थी जहां ब्रिटिश सैनिकों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया गया था, जिसमें दम घुटने से 123 बंदियों की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अनुसार मतदाता सूचियां तैयार कराने, लोकसभा का चुनाव कराने, प्रत्येक राज्य की विधानसभा का चुनाव कराने, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने, चुनाव को नियंत्रित करने इत्यादि अधिकार चुनाव आयोग में निहित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पूछा गया आपसे रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 15। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। इस खेल का मुख्य उद्देश्य 80 मिनट में के खेल में विपक्षी टीम की तुलना में अधिक अंक प्राप्त करना होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पूछा गया आपसे संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, दूसरा। संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है तथा संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? पूछा गया आपसे भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसका निर्माण बांग्लादेश के पाबना जिले में पद्मा नदी के किनारे रूपपुर में किया जा रहा है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 उमरिया जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला स्थित है। इसके मध्य से चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है और इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। भारत में सर्वोच्च कानूनी पद कौन संभालता है? पूछा गया आपसे भारत में सर्वोच्च कानूनी पद को कौन संभालता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 महान्यायवादी। महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? पूछा गया आपसे भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। घोंघों का संबंध किस संघ से है? पूछा गया आपसे जो घोंघे होते हैं उनका संबंध किस संघ से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मोलस्का संघ से। घोंघे का संबंध मोलस्का संघ से है। मोलस्का आकशेरुकी का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। इनका शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एमपी पटवारी एग्जाम 2017 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर देखना है या फिर आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर्स की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा हीमोफोबिया खालिस्तान का डर है। आपसे पूछा गया है हीमोफोबिया खालिस्तान का डर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रक्त। हीमोफोबिया रक्त का डर होता है। हीमोफोबिया रक्त का अत्यधिक या तर्कहीन डर है। यह आमतौर पर बचपन या शुरुआती किशोरावस्था में किसी गंभीर दुर्घटना या भीषण स्थिति दुर्घटना देखने से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। महिलाओं में उदर के निचले भागों के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? पूछा गया आपसे महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 महिलाओं के उदर के निचले भाग में दोनों ओर एक अंडाशय स्थित होते हैं। डिंब ग्रंथि स्त्री प्रजनन प्रणाली का एक भाग है। महिलाओं में गर्भाशय के दोनों ओर एक एक डिंब ग्रंथि होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 शैवाल। शैवालों को क्रिप्टोगेम थैलोपाइड वर्ग में रखा गया है। जो पौधे का फूल तथा बीज उत्पन्न नहीं होते हैं उन्हें क्रिप्टोगेम कहते हैं। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? पूछा गया आपसे टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 आर्थ्रोपोडा। टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा सभी आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर। और इस संघ में सभी कीड़े मकोड़े आते हैं। उदाहरण केकड़ा, खटमल, मच्छर, टिड्डी, झींगा, मछली, बिच्छू इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पूछा गया आपसे समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब समान आकार का, सीधा तथा पार्श्व परिवर्तन और अवास्तविक होता है।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 27, क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है। पूछा गया आपसे क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 भौतिक परिवर्तन का। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। भौतिक परिवर्तन में वे सभी परिवर्तन आते हैं जिनमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। पूछा गया आपसे सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिरका अम्लीय होता है। सिरका तथा बेकिंग सोडा दोनों का ही उपयोग रसोई घर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, नियान की खोज किसने की। पूछा गया आपसे नियान की खोज किसने की, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 ट्रेवर्स और रेमजे ने। नियान एक रासायनिक तत्व है जो एक अक्रिय गैस है। इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और इसे इस प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। इसकी खोज टेबल्स तथा रेमजे ने की थी। इसका उपयोग रंगीन विद्युत लैंपों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खालिस्तान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खालिस्तान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 चाल। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल नियत रहती है परंतु इसकी दिशा बदलती रहती है। इस प्रकार पिंड का वेग नियमित रूप से बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का मसाला उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है, तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोगों का क्या स्कोर रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।